कल के लेक्चर में हमने यह देखा था कि किस तरीके से प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है और प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने में क्या क्या प्रोसीजर को ध्यान में रखना होता है। हमने ये देखा था कि मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, और हमने एक्सेप्शंस के बारे में भी डिस्कशन करा था, जिसमें ग्रास, टिम्बर एटसेट्रा का हमने जिक्र किया था। फिर हमने यह भी देखा था कि इंटेंशन भी इम्पोर्टेंट होता है। यदि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसको सीवियर, उसको खत्म करने, उसको काटने की यदि इच्छा है, किसी की इंटेंशन है, तो फिर उसको हम अलग तरीके से डील करते हैं। और यदि फ्रूट वाला पेड़ है जिससे हम फ्रूट को निकाल करके बेचने की बात कर सकते हैं, लेकिन पेड़ को काटने की इच्छा यदि नहीं है, इंटेंशन नहीं है, तो उसको हम अलग तरीके से डील करते हैं। लास्ट के लेक्चर में हमने ये सारी बातों को डिस्कस करा था। और उसके बाद हमने कुछ डॉक्ट्रिन्स के बारे में यहाँ पे देखा था, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। और हमने ये देखा था कि यदि दो या तीन या एक से ज्यादा कोई यदि प्रॉपर्टी है और एक ही डीड के अंदर उसे बेचा जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि खरीदने वाला या तो सारे प्रॉपर्टी को खरीदे या फिर उसमें से कोई भी नहीं खरीदे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इलेक्ट कर सकते हैं उस चीज को कि हाँ, ये वाली चीज मैं खरीद लूंगा और ये वाला नहीं खरीदूंगा। मैंने एग्जाम्पल दिया था घर का, जिसमें मैंने कहा था कि यदि गार्डन है और एक घर है और दोनों को बेचना है एक ही डीड के द्वारा, और एक व्यक्ति जो खरीद रहा है, जो बायर है, वो यदि ये कहता है कि मैं गार्डन नहीं लूंगा, सिर्फ घर ही लूंगा, तो ये जो है इस तरीके का सेल ऑथेंटिक नहीं होगा, ये जो है सेल नहीं होगा, वो नहीं बेचेंगे उसको। तो इसमें हमने डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में कहा था कि हर जगह अप्लाई होता है और दोनों में से दोनों को आपको खरीदना पड़ेगा। और इसको हम लीगल टर्म में दो अलग अलग टर्म के लिए दो अलग अलग टर्म से हमने इसको संबोधित किया था। पहला कहा था कि ये जो है बेनिफिट है और दूसरा जो है बर्डन है। यदि वो व्यक्ति जो बायर है वो गार्डन नहीं खरीदना चाह रहा है, तो उस सिचुएशन में जो गार्डन है वो एक बर्डन हो जाएगा उसके ऊपर, जबकि यदि वो घर खरीदना चाह रहा है तो घर क्या होगा, उसके लिए बेनिफिट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल लॉजिकल है, लॉजिक पे बेस्ड है। तो ये सारी बातें हमने की थी। उसके बाद हमने डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस की बात की थी, और हमने ये कहा था कि जब कोई मैटर पेंडिंग हो, जब कोई मैटर कोर्ट में हो, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हम कुछ नया डेवलपमेंट नहीं कर सकते। और यदि नया डेवलपमेंट करेंगे तो एक तरीके से कोर्ट की मर्यादा का उल्लंघन करेंगे हम, क्योंकि कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानेंगे तभी तो कोर्ट यदि बोल रहा है स्टे करने के लिए और आप कुछ और डेवलपमेंट कर रहे हो, इट मीन्स व्हाट, यू आर डिफाइंग द कोर्ट ऑफ लॉ। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि चीजें जो भी डेवलपमेंट होगा वो मान्य नहीं होगा। और यदि कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट आप करते हैं तो आप पे अलग तरीके से और भी कार्रवाई की जा सकती है, जैसे कंटेम्प्ट लॉ और भी चीजें हैं जिसको जो अदर पार्टी है वो इन्वोक कर सकता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस भी हमने देखा था। ये सब इंपॉर्टेंट जो है डॉक्ट्रिन है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। अब हम आज बात करेंगे सेल के ऊपर। सेल का मतलब जो खरीद बिक्री की हम बात करते हैं वही सेल है यहाँ पे। तो जो भी चीज, यदि कोई प्रॉपर्टी को आप सेल करते हैं, तो सेल का मतलब क्या होता है, और जब हम सेल करेंगे तो दो पार्टी होंगे। क्या हम खुद को अपना सामान सेल कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा पार्टी होना चाहिए? और यदि दूसरा पार्टी होता है तो हमारी क्या लायबिलिटी होगी, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? उस बायर की जो हमसे सामान खरीद रहा है उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी, जो भी कहें, वो होना चाहिए। तो ये तमाम चीजों को हम बड़े ब्रीफली पढ़ेंगे, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन ब्रीफली हम पढ़ेंगे ताकि ऐसा हो कि एक ओवरऑल पिक्चर आपके दिमाग में रहे। और जब भी एडवांस क्लासेस में यदि जरूरत पड़ी कुछ अलग क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं और जो थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं उसको करने की, तो कम से कम बैकग्राउंड जो है आपका वो क्लियर रहेगा और इसके कारण आप आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखिए सेल क्या है। जो एनसीईआरटी है सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ, अभी एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी एक्स्ट्रा बताऊंगा तो बेसिक पहले बेस आपका बन जाए, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो बीच बीच में मैं अलग से लेक्चर एडवांस क्लासेस में लेकर के चीजों को अच्छे तरीके से और बताता चलो जाऊंगा। अब देखिए, कहता है कि सेल मीन्स, सेल का मतलब पहले समझा रहा है। एनसीईआरटी कहता है कि सेल मीन्स अ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें इस लेक्चर में,
दो टर्म को आप बड़े अच्छे से समझ लीजिए। यदि आप पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं जानते हैं तो अभी समझ लीजिए, अदरवाइज पूरा का पूरा ये जो प्रॉपर्टी लॉ का चैप्टर है वो सही से आप नहीं समझ पाएंगे। पहली बात तो मैंने आपको कल बताई थी कि जब भी हम किसी चीज को ट्रांसफर करने की बात करते हैं, किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की बात करते हैं, तो उस सिचुएशन में लॉ के नजर से राइट्स का ट्रांसफर होता है। लीगल राइट्स जो उसके अंदर राइट्स हैं उसका ट्रांसफर होता है, और वही चीज को हम डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, क्लॉज के फॉर्म में लिख देते हैं और कहते हैं जी ये मेरा राइट है। यदि आप किसी से जमीन खरीदने के लिए जाएं, तो ठीक है वो प्लॉट तो वहीं का वहीं है ना, वो प्लॉट उठ करके आपके घर में नहीं आ गया ना, तो ट्रांसफर क्या हुआ भाई? जब प्लॉट वहीं का वहीं है, खरीदने से पहले भी वही है, खरीदने के बाद भी वही है, तो क्या ट्रांसफर हुआ? आप में से कुछ लोग डिलीवरी की बात करी थी, क्या डिलीवर हुआ? प्लॉट तो वही है, उसको क्या उठा सकते हैं आप? क्या नहीं उठा सकते। तो कॉमन व्यक्ति इसको समझ में नहीं आएगा उनको, लेकिन जब हम लॉ की बात करें, लॉ के एंगल से देखें, तो हम कहते हैं कि जी ऐसा है कि जो प्लॉट है वो तो वहीं का वहीं है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जो राइट्स रिलेटेड हैं उस प्लॉट से, उस जमीन से, उस घर से, या कोई और प्रॉपर्टी हो सकता है, कुछ भी ले लो, तो वो जो राइट है उस राइट का ट्रांसफर हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, और इसी चीज को लॉ रिकॉग्नाइज करता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रॉपर्टी आपके हाथ में कोई लाके दे दे तभी ट्रांसफर होगा। वो मूवेबल प्रॉपर्टी में अक्सर होता है, और चूंकि मूवेबल प्रॉपर्टी से अक्सर हम वाकिफ होते हैं, हम कभी दुकान पे गए, बोतल लिया पानी का, हाँ जी वो आपको दे दिया, या फिर कुछ और खरीदा, बिस्किट खरीदा, वो आपको दे दिया, तो हमेशा लगता है कि प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफर होगा, तभी डिलीवरी होगा जब मेरे हाथ में कोई लाके दे दे। तो लेकिन ऐसा हर समय हो जरूरी नहीं है। जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो मूव ही नहीं कर सकता, तो आपके हाथ में और गोद में कौन लाके देगा? वो नहीं ला सकता। तो इसीलिए क्या ट्रांसफर होता है, हर समय हमें यह ध्यान रखना है एज ए लॉ स्टूडेंट, यदि ट्रांसफर होता है तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो राइट्स होते हैं, वो राइट्स का ट्रांसफर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होता है। तो पहला तो हो गया, यहां पे लिख दीजिए राइट, राइट्स ट्रांसफर, ठीक है। दूसरी बात, आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, किसी को किसी भी तरीके का परेशानी होगा, दिक्कत होगा, समझ में नहीं आएगा, यहीं पे टोकना मुझे, और दोबारा पूछ लेना, तिबारा पूछ लेना, 4 बार पूछ लेना, लेकिन आगे नहीं बढ़ना। पहला है पोजेशन का, पोजेशन, और दूसरा है ऑनरशिप। ये दोनों अलग अलग टर्म होते हैं। ये जोरिस्प्रूडेंस में आपको पढ़ाया जाता है, काफी टफ माना जाता है। मैं बहुत ही सिंपलीफाई वे में, बहुत ही सिंपल वे में आपको ये समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, पोजीशन का मतलब होता है कोई भी चीज आपके अधिकार में हो, कोई भी चीज आपके अधिकार में हो, लेकिन हर वो चीज जो आपके अधिकार में हो कोई जरूरी नहीं कि वो आपका हो। मान के चलिए, अभी तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, 1 मिनट के लिए हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के बातों को छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी का। वो इसलिए ताकि चूंकि मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में हम अक्सर वाकिफ होते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, तो इससे आसानी से समझ में आ जाएगा। और एक बार समझ में आ गया तो यही चीज को आप ई मूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लाई कर देना, तो बातें कुल मिलाकर के वही होगी। अब जैसे मैंने बोला कि ये कलम है जी, ये कलम जो है, ये मान के चलिए कि आप में से किसी का होगा। ये अभी लाइन कौन खींच रही थी? अंशिका, अंशिका ही नाम था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मान लो कि ये पेन जो है अंशिका का है। अब ये पेन जो अंशिका का है, क्योंकि उन्होंने खरीदा है इस पेन को, और जब वो मिलने आई हमसे तो वो बोली सर ये पेन जो है आप कुछ दिन यूज कर दो। मैंने उनसे ये पेन ले लिया, 10 दिन के लिए ले लिया, 15 दिन के लिए ले लिया, क्योंकि मेरे पास पेन नहीं था और मुझे जरूरत था उस समय कहीं साइन करने का। मैंने मांगा उससे पेन की पेन दे दो, मैं बाद में दे दूंगा। तो अब जो पेन है वो मेरे पास है, लेकिन इसका मालिकाना हक किसके पास है? इसका मालिकाना हक उस अंशिका के पास है जो खरीदी थी इस पेन को, किसी से खरीदी होगी। ये जो पेन है वो उसका है। मतलब ये हुआ कि इस पेन का ऑनर कौन है? यदि ऑनर की हम बात करें कि भैया कौन है मालिक इस पेन का, तो इस पेन का मालिक कौन होगा? मैं हूं या अंशिका है? कौन है आप बताइए। अंशिका। अंशिका है सर। वही वही चीज मैं बता रहा हूं कि ये पेन का जो मालिकाना हक है वो मेरा नहीं है।
हाँ, ये बात जरूर है कि ये पेन अभी मेरे पास है, मैं इसको यूज कर सकता हूं, मैं इसको एंजॉय कर सकता हूं, तो ये चीज तो है। लेकिन ये जो ऑनर है वो ऑनर मैं नहीं हूं। तो यहाँ पे ऑनर कौन है? ऑनर अंशिका है। उन्होंने मुझे कलम दिया ये लिखने के लिए कि 10 दिन बाद मुझे लौटा देना, तो पोजीशन मेरे पास है। तो पोजीशन का मतलब होता है कि जो प्रॉपर्टी जिसके पास हो उस समय, उसको हम क्या कहेंगे? पोजीशन है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि जिस व्यक्ति के पास ये प्रॉपर्टी हो वो उसका ऑनर भी हो, कोई जरूरी नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब ये कहा जाए कि सर ऐसा क्या हमेशा ऐसा ही होगा? नहीं जी, हमेशा ऐसा नहीं होगा। अब मान के चलो कि ये जो पेन है मैंने ही खरीदा, मैंने ही खरीदा दुकान से, ये पेन मेरे ही पास है, तो इस पेन का ऑनर मैं हूं और ये पेन मेरे ही पोजीशन में है। तो यहाँ पे दोनों ऑनरशिप और पोजीशन दोनों मेरे पास है। लेकिन पहले वाले केस में हमने क्या कहा कि ये पेन मैं नहीं खरीदा था, इसका मालिकाना हक मेरे पास नहीं था, तो ये ऑनर कोई और था। लेकिन ये चूंकि पेन इसका फिजिकल अपीयरेंस मेरे पास था, मेरे हाथ में था, तो हमने कहा कि ये पोजीशन मेरा है। तो इसमें आपको ध्यान से समझने वाली बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। ऑनरशिप और पोजीशन दोनों अलग अलग चीज है लॉ में, दोनों को हम सेपरेटली देखते हैं, दोनों को मिक्स नहीं करना है। कई बार आपको उल्टा समझ में नहीं आएगा, कई बार लगेगा दोनों तो सेम के पास है तो बात तो बराबर ही है। बात बराबर नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों का मतलब सेम हो। चूंकि ये पेन मैंने खरीदा और चूंकि मेरे पास है, तो ये एक इत्तेफाक है कि मैं इसका ऑनर हूं और मेरे पोजीशन में ये पेन है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो। तो इस बात को आप ध्यान से समझ लेना कि पोजीशन का मतलब कुछ और होता है और ऑनर का मतलब कुछ और होता है। ये बात समझ में आ गई आप लोग को तो बताइए, नहीं समझ में आई तो कुछ और एग्जाम्पल देकर के मैं दोबारा बताऊंगा। बताइए, क्लियर है सर। सारे लोगों को क्लियर। क्लियर है? यस सर। जिसको नहीं ये है सर वो मेरे पूछ। को एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ पूछिए। सर ऐसा था हुआ था कि अभी हमने स्कूटी खरीदी थी, तो जब उसकी ना आरसी खो गई थी, तो जिसको भी उसकी आरसी मिलती, तो ऐसे तो मतलब उसके पास लीगल वो तो आ ही गया ना, मतलब कि हाँ ये स्कूटी का ओनर भी है, और फिर स्कूटी भी मतलब अगर उसको मिली जाती, जैसे हमारी खो गई थी, तो फिर सर वो पोजेशन और ये जो आपने बताया था राइट्स, ये दोनों एक ही जगह आ जाते, फिर मतलब ये किस में जाता? मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया आप क्या बोल रही हैं, दोबारा आप बताइए, थोड़ा आराम आराम से बताइए। क्या स्कूटी खरीदी उसके बाद क्या हुआ? सर जैसे स्कूटी खरीदी हाँ और हाँ वो किसी की स्कूटी खो जाती है, ठीक और है। जो उसकी आरसी वगैरह होती है, जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो भी खो जाते हैं उसके साथ ही स्कूटी हाँ के अंदर। हाँ हाँ तो हाँ सर वो जिसको भी मिलेंगे, हाँ तो हाँ। ऐसे तो उसके पास राइट्स भी ट्रांसफर हो गए ऑटोमेटिक ही, और पोजेशन उसके पास हो ही गई। नहीं, अब मेरा बात ध्यान से समझो, मेरा बात ध्यान से समझो, वही चीज तो मैं समझाने जा रहा हूं आपको कि यदि मान लो मेरी स्कूटी खो गई या फिर कोई चोरी कर लिया, हो सकता है दोनों चीज हो सकता है, मेरा आरसी वगैरह सब स्कूटी के उसमें था और वो लेके गया कोई स्कूटी। और उस सिचुएशन में ये बात सही है कि जो थीफ है, जो चोर की चोरी है, जो चोर है, जो चोरी किया है, पोजीशन तो उसके पास है, लेकिन जो ऑनरशिप का राइट है वो अभी भी मेरे पास है। और यही कारण है कि जब कुछ चोरी होता है तो हम कहां जाते हैं? हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं। और पुलिस स्टेशन में जाते हैं किस किस अधिकार से जाते हैं? इस अधिकार से जाते हैं कि ये स्कूटी मेरी है लेकिन किसी ने चोरी कर ली। तो वो पूछता है कि भैया क्या क्या है आपके पास क्या? तो हम दिखाते हैं कि देखो ये स्लिप है, ये बैंक अकाउंट है, इतना पैसा देखो मैंने खर्च किया है और ये मेरे नाम पे है। अरे नाम तो मेरा होगा ना, मेरे नाम पे यदि स्कूटी है और कोई चोरी कर ले, आप चोरी कर लो, तो क्या नाम भी चेंज हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। और यदि बाद में पकड़े गए, यदि ट्रैफिक पुलिस पकड़ लिया उस स्कूटी वाले को, तो पूछेगा ना भैया जरा दिखाओ किसके नाम पे है गाड़ी, तो क्या बताओगे? नाम तो आपका रहेगा नहीं। तो कॉम्प्लिकेशंस वहां पे आ सकते हैं। या फिर आप यदि चाहो कि उस सिक्योरिटी को कहीं बेच दो, आप नहीं बेच पाएंगे उसको, क्योंकि जो जिसका ऑनर है वो ऑनर तो आप हो ही नहीं, तो ऑनरशिप ट्रांसफर हुआ ही नहीं। वो आपको लग रहा है कि ऑनरशिप ट्रांसफर हो गया, लेकिन ये ऑनरशिप लीगल वे में ट्रांसफर नहीं हुआ है। अभी मैं आपको, या बाद में मैं एग्जांपल दूंगा इसी स्कूटी से रिलेटेड,
थोड़े देर बाद कुछ और बात पे वहां पे एप्ट एग्जाम्पल ये सूट होगा। तो वहां पे जो आप ये बात कर रही हैं इसमें पोजीशन, ये बात ठीक है कि पोजीशन उस थेफ्ट के पास, जो थीफ है उसके पास चला गया, लेकिन येट यू आर द ओनर ऑफ दैट पार्टिकुलर स्कूटी। समझ में आया बात ये? हाँ जी सर, थैंक यू सर। हाँ, इसीलिए इसीलिए तो यदि अदरवाइज यदि हम ऑनर नहीं होते तो पुलिस वाला पूछता ना, भाई जब तुम्हारा है ही नहीं तुम आए किस लिए? तो ऑनर मैं हूं भाई, तभी तो जा रहा हूं, तभी तो मैं लिखवा रहा हूं। मैंने आपको बताया था। अब इससे रिलेट करो, जुडिशियल कंसेप्ट है जो कि ये चीज से रिलेटेड है, कोई बता सकते हैं? जिसमें जैसे पुलिस वाले, मैंने ये पूछा कि पुलिस वाला ये पूछेगा ना कि ये आपका है या नहीं है, ठीक उसी प्रकार से कोर्ट कभी कभी पूछता है जब आप कोर्ट में जाते हैं। मैं हिंट दे दिया हूं, मैंने आपको जुडिशरी वाले चैप्टर में बता रखा है। सर लोकस सस्टेंडाई में। लोकस स्टैंड है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जिन लोगों का दिमाग नहीं चल रहा है, जिन लोगों का दिमाग नहीं चल रहा है, थोड़ा सा रिवीजन करते रहें इस पार्टिकुलर कंसेप्ट को। इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं समझ गया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। और इस तरीके का रिलेशन यदि हम जुडिशरी कोर्ट से करें तो ये लोकस सस्टेंडाई का प्रिंसिपल है। लोकस सस्टेंडाई का प्रिंसिपल मतलब ये होता है कि जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं तो कोर्ट आपसे पूछती है कि किस लिहाज से तुम आए हो, क्या अधिकार है तुम्हारा आने का, क्या तुम्हारा राइट इन्फ्रिंज हुआ है क्या? तो हम बोलते हैं जी मिलॉर्ड, yes my lord, I have my locus standi, I have my legal locus standi and therefore please admit this case। और ठीक उसी प्रकार से जब मैंने ये किया, आप में से बहुत सारे लोग ने ये बताया है कि लोकस स्टैंडाई है। वैसे लोग जो रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, यही रिलेशन की जरूरत है। और जब मैं ये लेक्चर खत्म करूंगा, मतलब लेक्चर इन द सेंस कि जब मैं पूरा कोर्स खत्म कर दूंगा, तब आपको एक ऐसे पोजीशन पे होंगे जहां पे आप एक लॉ के चीजों को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। चाहे एंट्रेंस आप जो है किस तरीके से करना है वो तो ठीक है, लेकिन आप इतना कॉम्पिटेंट हो जाएंगे कि आप लॉ के चीजों को, लॉ के टेक्निकलिटीज को समझना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज था वो आपने समझ लिया है कि पोजीशन और ऑनरशिप का मतलब क्या होता है, और राइट्स ट्रांसफर होते हैं, इस बात को भी आपको समझ में आ गया। अब जब राइट्स ट्रांसफर हम करेंगे, हाँ हाँ बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन था। पूछिए। जैसे कि कोई ओनर है रिक्शा का, तो वो अपना रिक्शा जो है रेंट पैसे दे देता है किसी ड्राइवर को, बट अगर उस ड्राइवर से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें पनिशमेंट किसको मिलेगी? ये सवाल जो है मोटर व्हीकल एक्ट का है। मोटर व्हीकल एक्ट यदि आप पढ़ेंगे 1988 का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका सवाल है ये। मैं इसको अभी यहाँ पे रिजर्व कर रहा हूँ, जानबूझ करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप पाथ से डिविएट हो जाएंगे। मैं इसको जरूर बताऊंगा, आप मुझे दोबारा कभी याद दिलाना, ठीक है? अब बट सर मेरा ये क्वेश्चन इससे भी तो मतलब अगर किसी और भी चीज की हम बात करते हैं, अगर जो भी जिसने भी पोजीशन किया है और अगर उससे कोई गलती होती है तो ओनर को उसमें कोई पनिशमेंट मिल सकती है क्या? बिल्कुल मिल सकती है। अब आप लगता है कि पूछ करके ही मानोगे, मैंने जानबूझ करके सोचा कि बाद में बताऊंगा, लेकिन जो है अब जैसे मेरे सर पास रहने स्कूटी है। दीजिए, आपको बाद में बताना है तो आप बाद में ही बताइए, बट मुझे कोई लगा बात इससे नहीं, ठीक है, कोई होता बात नहीं। यदि मान लो मेरे पास स्कूटी है और आप दिल्ली में नए आए और आपने कहा कि सर मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे प्लीज स्कूटी दे दीजिए। मैंने बिना सोचा समझा चलो ठीक है, स्टूडेंट है, चलो ठीक है, जल्दी से काम करके आ जाओ। आप किसी को ठोक देते हैं वहां जा करके, ऑब्वियस सी बात है मैं रिस्पॉन्सिबल हूंगा उसके लिए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपको जो है नहीं देना चाहिए था, या फिर यदि आपको कहीं जाना चाहिए था तो मैं आपको छोड़ देता हूं। या फिर कुछ ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि आपको मैंने दे दिया और आपके पास लाइसेंस ही नहीं है। मैंने आपसे पूछना भूल गया, मैं ये प्रिज्यूम कर लिया कि आप जब स्कूटी मांग रही हैं तो आपके पास लाइसेंस होगा, लेकिन आपने कहा सर चलाना जानते थे, लाइसेंस नहीं था मेरे पास। उस सिचुएशन में आप तो होंगे ही गुनहगार और साथ के साथ मैं ही होऊंगा। इसलिए ऑनर पे भी बहुत सारे लायबिलिटी दे दी गई है यदि हम मोटर व्हीकल एक्ट की बात करें तो। और मोटर व्हीकल एक्ट में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर आते हैं, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के इन अकॉर्डेंस में काम करते हैं। मतलब इंटेंशन आपका ब्रीच करने का था या नहीं था, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम बाद में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात करेंगे, अभी सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए एक टाइम में एक ही चीज करते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट
सब्जेक्ट पे भी कभी जरूरत पड़ेगा तो कर देंगे बात। Excuse me. आवाज नहीं आ रहा, प्लीज रिपीट इट, रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए, आवाज नहीं आई आपकी। चलिए ठीक है, बाद में कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख, Excuse me. आवाज नहीं आ रही है, प्लीज दोबारा कभी पूछेगा। आपका नेट थोड़ा प्रॉब्लम है शायद नेट में, या फिर किसी और को समझ में आया है इनकी बात तो प्लीज आप रिपीट करें, मुझे बताएं। कोई बात नहीं, दोबारा पूछ लीजिएगा आप। बाकी सबको सुनाई दे रहा है ना, मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है ना सबको, एक बार कंफर्म करें। यस यस सर, सर। क्लियर है आपकी आवाज, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि सेल मीन्स अ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सेल की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे ट्रांसफर क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफर ऑनरशिप का होगा। पोजीशन की बात यहाँ पे नहीं लिखी। यहाँ पे क्या कहता है कि जब हम इस पेन को सेल करते हैं तो जो ऑनरशिप है, जो ऑनरशिप का राइट है, अरे पेन तो ये फिजिकल एक से दूसरे के जगह जाएगा ही, लेकिन इसमें जो लॉ की जब हम बात करेंगे, लॉ के नजरिए से देखेंगे तो इसमें जो ऑनरशिप राइट था मेरा, उस राइट को मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब वो चीज, उस राइट, अब वो चीज पे मेरा राइट नहीं है। जब मैं सेल कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो अब मैं नहीं है। क्योंकि मान के चलो कि आप किसी को कुछ बेच देते हो तो क्या आप 1-2 साल बाद फिर से बोलते हो कि मेरा है? ये नहीं कर सकते, क्योंकि अपने राइट्स को आपने ट्रांसफर कर दिया। जब आप क्लेम करेंगे कि वो मेरा है तो सामने वाला बंदा दिखाएगा आपको डॉक्यूमेंट कि देखो राइट्स तो आपने यहां मुझे ट्रांसफर कर दी थी, और जब अब आपके पास राइट्स नहीं है तो किस मुंह से आप मुझे ये मांग रहे हैं, ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो सेल मीन्स अ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, राइट टू पोसेस समथिंग। यहाँ पे एक्चुअली इसको बड़े लूज सेंस में यहाँ पे लिखा है। वैसे तो यहाँ पे ये चीज नहीं लिखना था एनसीईआरटी को, बट चलो ये लिख दिया ऐसा, और इससे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और उनको लगेगा कि ओनरशिप और पोजीशन जो है दोनों सेम है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट चलो लिख दिया है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि बहुत ही नेसेंट लेवल है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी क्लास 11-12 से स्टार्ट ही होती है, बाकी दूसरे सब्जेक्ट आप क्लास 4th 5th 6th 7th 8th से पढ़ते रहते हैं, लेकिन लीगल स्टडीज आप सिर्फ 11 से ही स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है कहीं जगह, तो यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए था इनको, बट चलो लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको समझा दिया हूं कि ऑनरशिप और पोजीशन में क्या अंतर होता है। अब यहाँ पे ऑनरशिप के ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है राइट टू पॉजेस समथिंग। वो बात ठीक है, एक तरीके से पोजीशन भी होता है, लेकिन कई मायनों में नहीं भी हो सकता है, तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। the sale means transfer of ownership of the property in exchange of for a price money। अब बोल रहा है कि जब आप सेल करते हैं तो एक एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी को आप क्या करते हैं, दूसरे को देते हैं, एक्सचेंज करते हैं, और उससे क्या करते हैं, पैसा लेते हैं। उससे क्या लेते हैं, पैसा लेते हैं, और उसी को आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ के यदि उसमें बात करें तो उसको कंसिडरेशन कहते हैं। इससे पहले भी शायद कल मैंने कंसिडरेशन वर्ड जब आया था तो मैंने आपको बताया था कि कंसिडरेशन का मतलब होता है कि जो प्रॉपर्टी के बदले आप देते हैं उसको, और अक्सर हम रकम देते हैं, पैसा देते हैं, दाम देते हैं, तो उसी को हम कंसिडरेशन कहते हैं। और ये कहता है सेक्शन 54 ऑफ द टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में कहता है। अब कहता है कि सेलर इज अ पर्सन हु ट्रांसफर द प्रॉपर्टी एंड बायर इज द पर्सन टू whom द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड। ऑब्वियसली बात है, जो बेच रहा है उसको सेलर, जो खरीद रहा है उसको बायर, इसमें उतना दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। अब देखिए क्या कहता है, द कंसिडरेशन इन अ सेल इज यूजुअली मनी। मैंने पहले ही बताया कि जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन का मतलब आप समझिए, यहाँ पे ऐसे देखिए, ए जो है बी को कुछ बेच रहा है, एक प्रॉपर्टी बेचा, तो जब ये प्रॉपर्टी, इसको मान के चलो लैंड है, ये लैंड बेचा, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है इसके बदले कुछ तो देगा ये, तो ये जो दिया ये पैसा दे दिया, ये जो है यहाँ पे डॉलर दे दिया, ये डॉलर दे दिया, तो ये जो डॉलर दिया पैसा, तो ये जो है ये इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कंसीडरेशन, ठीक है, इसको कहेंगे कंसीडरेशन, पैसा को। तो यूजुअली ये पैसा ही होता है। ए ने बी को प्रॉपर्टी बेचा, बी ने ए को क्या दिया, पैसा दिया, तो हम क्या कहेंगे कि क्या कंसीडरेशन था जी, ये पैसा कंसीडरेशन था ए के लिए, ठीक है। इस बात को हम आगे और हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप इतना ही समझिए, ठीक है। तो द कंसीडरेशन इन अ सेल इज यूजुअली मनी। अब एक वर्ड यूज कर दिया यूजुअली मनी, मतलब कुछ ऐसे चांसेस होंगे जहां पे ये पैसा नहीं होगा, हो सकता है, क्योंकि जब यूजुअली मनी लिखा है तो कुछ ना कुछ बात ऐसा जरूर होगा। तो बिल्कुल सही बात है, हमेशा पैसा हो ये जरूरी नहीं है। क्या क्या हो सकता है, क्या क्या एब्रेशंस हो सकते हैं, उसको हम आगे डील करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है।
अब ये कह देता है कि डिटेल फॉर डिटेल अंडरस्टैंडिंग रेफर टू चैप्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी लिख दिया, तो मैं भी आपको रेफर कर दिया कि जब कॉन्ट्रैक्ट आएगा तब आपको मैं कंसिडरेशन के बारे में बड़े अच्छे से बता दूंगा। अभी के लिए जो जितना जरूरी था मैंने आपको समझा दिया है। अब एक इलस्ट्रेशन की बात करते हैं। कहता है कि ए सेल्स हिज हाउस टू फॉर ₹2 lakhs टू बी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल की बात करता है कि ए जो है बी को क्या कर दिया, बेच दिया। हाउस कितने पे, ये पैसा कितना दिया, 2 लाख, 2 लाख का पैसा है, ठीक है, और ये हाउस है, हाउस को बेच दिया गया। हियर ए इज द सेलर, ए क्या है, सेलर है, ऑब्वियस सी बात है, जो बेच रहा है। एंड बी इज बायर, बी कौन है, बायर है। एंड 2 लाख इज द कंसिडरेशन विच इज मनी, और 2 लाख रुपए की जो बात हो रही है वो कंसिडरेशन है। आपको बड़े सिंपल वे में मैंने बताया है, इससे सिंपल मुझे नहीं आता बताना, तो यदि किसी को कंफ्यूजन रह गया होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वाले लेक्चर में हम उसको कर देंगे। अब देखिए, कहता है द फॉलोइंग आर द इसेंशियल फॉर द सेल टू बी वैलिड। अब सेल की बात हमने कर ली कि हाँ जी, एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा, दूसरा व्यक्ति पैसा देगा और ये सारी चीजें होगी तो सेल कहला जाएगी। अब दिक्कत यह है कि क्या क्या कंडीशंस हैं, और भी कंडीशंस होंगे सेल के, उन तमाम कंडीशंस को यहाँ पे बताया जा रहा है, और यही सब कंडीशंस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। तो इसीलिए गलती नहीं हो, इसलिए एक एक कंडीशन को हम ध्यान से पढ़ेंगे, संक्षेप में, समराइज में। पहला कहता है कि देयर शुड बी 2 डिफरेंट पार्टीज, द सेलर एंड द बायर। पहला कंडीशन ये हो गया कि देयर शुड बी 2 डिफरेंट पार्टीज, 2 अलग अलग पार्टी का होना जरूरी है। अब आप कहोगे सर ये तो अंडरस्टूड है, अरे नहीं अंडरस्टूड है। कई बार ऐसा होता है कि टैक्स बचाने के लिए बहुत सारी ऐसे ऐसे चीजें होती है, आगे आप पढ़ोगे जब लॉ में आओगे तो क्या करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरा ही सामान हो, बोला कि मैंने खुद को ही बेच दिया जी, ऐसे सेल नहीं होगा, ठीक है। ऑनरशिप जो ट्रांसफर की बात करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होना चाहिए, ये बात समझ में आ गया, ठीक है। देयर शुड बी 2 डिफरेंट पार्टीज, द सेलर एंड द बायर। अब यदि एक ही व्यक्ति जिसका वो प्रॉपर्टी है खुद को बेच दे तो ऑब्वियस सी बात है इसमें सेलर और बायर कौन होगा, ये तो कंफ्यूजन वाली चीज हो जाएगी। तो बोला ऐसा नहीं होगा, दूसरा पार्टी होना बहुत जरूरी है। 2 डिफरेंट हम पर्सन की बात यहां पे करते हैं, ये बात हो गया। दूसरा कहता है बोथ द पार्टीज शुड बी कंपिटेंट टू ट्रांसफर। अब दोनों पार्टी की बात हमने कर ली, अब दोनों जो पार्टी है दोनों कंपिटेंट टू ट्रांसफर होना चाहिए, मतलब दोनों व्यक्ति के पास कंपिटेंसी है। अब मान के चलो कि एक अनसाउंड माइंड का है और एक माइनर है, ऑब्वियसली बात है वो ट्रांसफर कर भी देगा तो वो ट्रांसफर वैलिड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग आर द इसेंशियल फॉर द सेल ऑफ वैलिड, इसेंशियल फॉर द सेल टू बी वैलिड। वैलिड होने के लिए जरूरी है कि कंपिटेंसी होना चाहिए, यदि कंपिटेंट नहीं है, सेल हो भी गया तो वो वैलिड सेल नहीं होगा, वो सेल खत्म हो जाएगा। ये सारी बात बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जरूरी है आपको जानना, आप यदि समझ जाएंगे तो आगे का जो है अच्छा आप समझ पाएंगे। आगे देखिए क्या कहता है, द प्रॉपर्टी टू बी ट्रांसफर्ड शुड बी इन एग्जिस्टेंस। अब जिस प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी एक्चुअली आपके पास होना चाहिए। अब मान के चलो कि मैं आपसे डील कर लेता हूं कि मैं एक घर आपको ट्रांसफर करूंगा, मैंने ये डील कर दिया। अब वो घर मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास नहीं है वो घर, लेकिन मैंने आपसे डील कर दिया कि हाँ जी मैं ये घर आपको ट्रांसफर, अरे कैसे करोगे, जिस घर का राइट आपके पास नहीं है, जिस घर का ओनरशिप आपके पास नहीं है, उस ओनरशिप को कैसे ट्रांसफर करोगे, ओनरशिप रहेगा तभी तो ट्रांसफर करोगे। तो ये जो चीज है ये सब कंडीशन को आप ध्यान से समझिएगा। द प्रॉपर्टी टू बी ट्रांसफर्ड शुड बी इन एग्जिस्टेंस, और कहता है कि कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर शुड बी मनी। अब मेजोरिटी ऑफ द केस में 99.99% केसेस में जो कंसिडरेशन होता है वो पैसा होता है, रकम होता है, ठीक है, दाम होता है, उसको जो बोलना है बोल लीजिए, पैसा होता है, ठीक है। तो इस बात को आप समझ लीजिए। अगला है द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, और जो कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द लॉ होना चाहिए, लॉ से तर्क संगत होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए, मतलब जो लॉ है उसी के जैसा होना चाहिए, उसको कंफ्लिक्ट नहीं करना चाहिए, उसके इन कंफ्लिक्ट में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लॉ कुछ इधर जाने को कह रहा है और आप कॉन्ट्रैक्ट बनाए इधर के लिए, तो खराब हो जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट खराब माना जाएगा। इसीलिए जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो हम इस बात का ध्यान में रखते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो एग्रीमेंट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इन अकॉर्डेंस में हो, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट लॉ की हम बात करते हैं
तो वहां पे जो हमारे पास लेजिस्लेशन है वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के किसी भी प्रोविजंस के इन कन्फ्लिक्ट में यदि आप एग्रीमेंट बनाते हैं या फिर कोई क्लॉज बना देते हैं, उस सिचुएशन में प्रॉब्लम हो सकता है और ये कहा जाएगा कि ये जो क्लॉज है ये तो सही है ही नहीं, क्योंकि ये जो पार्टिकुलर क्लॉज है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के धारा दिस के कन्फ्लिक्ट में है। तो ये बात को भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये जो है आपको यहाँ पे एक टॉपिक यहाँ पे हुआ। अब हम कुछ राइट्स और लायबिलिटीज की बात करेंगे बायर और सेलर की। हाँ बताइए। सर एक क्वेश्चन था इस टॉपिक से, इस पॉइंट से सर, पूछिए जो एग्जिस्टेंस वाला पॉइंट जो था पूछिए। सर। एक जब मैं स्कूल में था सर, एक सर थे जो मैं पढ़ाते थे, तो सर वो एक ऐसी बात बता रहे थे कि उन्होंने सर जो कंपनीज होती है ना, जैसे सर जो बिल्डर्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, हाँ हाँ। तो उनसे उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था घर के लिए। हम्म तो सर वो वहां पे लेके गए थे सर दिखाने, तो हम्म वहां पे कुछ नहीं था, खाली जमीन पड़ी हुई थी। हम्म तो उन्होंने हाथ ऊपर करके ये कहा, देखो वहां पे मेरा घर है, हम्म 6 मंजिल ऊंचे पे, हम्म 6 मंजिल पे मेरा घर बनेगा, वो 2 महीने 3 महीने बाद। तो हम्म सर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रॉपर्टी टू बी ट्रांसफर शुड बी इन एग्जिस्टेंस, हम्म तो वो तो एग्जिस्टेंस में तब तक प्रॉपर्टी उनकी बनी नहीं थी, बिल्डिंग वो सर, तो हम्म। उन्होंने कैसे कॉन्ट्रैक्ट दिया सर? इसीलिए मैंने आपको जब बताया था, तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा लॉ के नजरिए से देखेंगे। आप हमेशा ऑब्जेक्ट को मत देखिए। आप ऑब्जेक्ट को मत देखिए कि घर बना या नहीं बना। उस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक उस व्यक्ति के पास था या नहीं था। मैंने क्या बोला कि लीगल एंगल से देखना है, कई बार आप जानबूझ करके गलती कर दोगे। लॉ के नजर में यदि मान के चलो कि कॉन्ट्रैक्ट जब आप पढ़ेंगे तो कई तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि किसी भी कंडीशन पे बेस्ड होता है। हम बाद में जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो इसको हम बताएंगे, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अच्छा तरीके से हम बताएंगे, डोंट वरी। अब मान के चलो कि मेरे पास प्लॉट है और कोई व्यक्ति हमसे ये कॉन्ट्रैक्ट करा है कि 2 साल बाद जो है यहाँ पे मुझे एक 4 फ्लोर का घर बना करके आप दे दो। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि उस पार्टिकुलर प्लॉट पे जहां पे ये बनाने की बात की जा रही है वो आपके ऑनरशिप में है या नहीं है। यदि वो मेरे ऑनरशिप में है तो ऑब्वियस सी बात है, मैं घर तो बना ही सकता हूं 4 साल में या 2 साल में, जो भी टाइम दिया गया बना सकते हैं या नहीं बना सकते। ऑब्वियस सी बात है बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, जो ऑनरशिप राइट को देखिए कि क्या उस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी पे ऑनरशिप का राइट है या नहीं है, और इस केस में यदि है तो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड होगा। कॉन्ट्रैक्ट कई तरीके का होता है, हम कॉन्ट्रैक्ट की क्लास में उसको पढ़ेंगे। अभी बड़े ही लूज वे में मैंने आपको बताया है ये चीज। कॉन्ट्रैक्ट में होता है कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट की ये चीज पूरा हो जाएगा तभी मैं आपको पैसा दूंगा। और जो बिल्डर का जितना भी चीज है ना, ये हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है, कि हाँ जी कोई भी बिल्डर आपको रेडीमेड घर बना करके तुरंत नहीं दे सकता। वो क्या करता है, अभी आप चले जाओ गुड़गांव और नोएडा और इधर उधर इतना इतना बिल्डिंग बनते रहता है। इसमें क्या है, पहले बुकिंग कीजिए, उसके बाद बहुत सारे एग्रीमेंट है, क्लॉज हैं, वो बताएंगे कि हाँ जी इतना दिन में मेरा कंप्लीट हो जाएगा और इतना बयाना आप दीजिए, इतना पैसा दीजिए, अर्नेस्ट मनी उसको कहते हैं, पैसा दीजिए और हर मंथ आप इतना इतना देते रहेंगे, या फिर बाद में जैसे भी होगा, अलग अलग उनका अपना सिस्टम है, तो वो करके रखते हैं। तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं राइट्स की। वो व्यक्ति यदि बोल रहा है बनाएंगे तो उसका राइट यदि दिखाएंगे, वो आप मांग सकते हैं कि क्या आपके नाम पे है ये प्रॉपर्टी जिसपे आप बोल रहे हो कि घर बनाएंगे, वो है भी आपके नाम पे या नहीं है। तो दिखाएगा हाँ जी मेरे ही नाम पे। तो अलग अलग आप क्लॉज देते हैं और उसमें अलग अलग तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और कॉन्ट्रैक्ट वाले क्लास जब हम करेंगे ना तो आपका अपने आप ये सब डाउट जो है खत्म हो जाएगा। समझ में आया बात? सर सर एक पॉइंट, ये जो शुड बी मनी का मतलब ये हुआ ना कि सिर्फ और सिर्फ मनी, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता ना? नहीं, यहाँ पे यदि वैसे देखिए लॉ में एक और बात अच्छा हुआ कि आपने पूछ लिया। यहाँ पे मान के चलो शैल बी इन मनी रहता, शैल बी मनी रहता तो तब क्या कहते? आप बताइए, आप क्वेश्चन पूछे हैं, यदि शैल बी मनी रहता तब क्या करते? तो सर एक तरह से कंपलसरी हो जाता। कंपलसरी हो जाता। तो शुड और शैल में जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ अंतर तो है, यस सर। है ना? और ये जो किताब लिखे हैं उसको शैल भी पता था वर्ड, ऐसा तो नहीं कि शैल के मतलब नहीं जानते थे वो। यस सर। बट अगर जैसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं ना तो ये होता है ना कि चाहिए, मतलब वही होना चाहिए, वो चीज मैं बता रही थी। इसीलिए मैंने कहा कि लॉ जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे दिल और दिमाग दोनों लगाना पड़ता है। यहाँ पे हमें कंडीशन को भी देखना पड़ता है, आसपास का बैकग्राउंड भी देखना पड़ता है, और